हाय एवरीवन, अल्कोहल्स पढ़ रहे थे हम लोग। और पिछला लेक्चर में जो है अल्कोहल्स के जितने कॉमन मेथड्स थे प्रिपरेशन का उसको हम लोग समाप्त किए थे। आज अल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम लोग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह। लेकिन क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जिससे पूछे जाते हैं फिजिकल स्टेट के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, वे होते हैं सॉल्युबिलिटी और जो उनका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके आधार पे। तो देखेंगे हम लोग कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से वैरी करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, अल्कोहल्स के फिजिकल स्टेट के बारे में। तो अल्कोहल के जो लोअर मेंबर्स होते हैं, 5 कार्बन 7 कार्बन ऐसे यहाँ तक, तो वे सभी कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड्स होने का कारण कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और यदि मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो मोस्टली वह सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अल्कोहल के लोअर मेंबर्स कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है उनका, जिसको कि अल्कोहलिक स्मेल बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे ही आप हाइयर कार्बन में जाओगे, 10 कार्बन 12 कार्बन या उससे ज़्यादा, तो वे सभी सॉलिड्स होते हैं। मतलब कार्बन का संख्या बढ़े या यूँ हम लोग बोलें कि मोलर मास बढ़े, तो वे सभी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हालांकि अल्कोहल का कोई स्वाद नहीं होता है, टेस्टलेस होते हैं, कलरलेस हैं, टेस्टलेस हैं। लोअर मेंबर्स लिक्विड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हाइयर मेंबर जो है वे सॉलिड के रूप में, और सॉलिड में भी वैक्स के जैसा सॉलिड होते हैं, मोम जो होता है वैक्स। तो फिजिकल स्टेट के बाद यदि हम लोग मेन बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी तो अल्कोहल के जो लोअर मेंबर्स हैं, मतलब कार्बन का संख्या जितना कम रहे, वाटर में उनका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। और अल्कोहल जो वाटर में सॉल्युबल है, तो इसके पीछे मेन कारण है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ वे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते अल्कोहल जो है वाटर में सॉल्युबल है। तो एक तो प्रॉपर्टी है कि यह अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और दूसरा कि अल्कोहल पोलर नेचर का भी है। लेकिन इस अल्कोहल का जो पोलैरिटी है वह डिक्रीज करते जाएगा जैसे जैसे इस आर का साइज बढ़ेगा, मतलब अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, क्योंकि यह जो अल्काइल है मीन्स हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो तो नॉन पोलर होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना कम कार्बन है अल्कोहल में, वाटर में उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और कार्बन का संख्या बढ़ने से, या यूँ बोलें कि अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने से वाटर में सॉल्युबिलिटी घटते जाएगा, क्योंकि यह जो अल्काइल ग्रुप है नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर चीज़ वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा। तो यदि सॉल्युबिलिटी की आप बात करें तो मिथेनॉल मोस्ट सॉल्युबल, उससे कम इथेनॉल, इससे भी कम प्रोपेनॉल। ऐसे जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी जो है घटते जाएगा। मतलब यहाँ से यदि हम लोग देखें तो जो अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कम कार्बन तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ज़्यादा कार्बन तो कम सॉल्युबिलिटी। या नंबर ऑफ कार्बन एटम की जगह आप ऐसे भी लिखो ना, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, एक ही चीज़ हुआ। ऐसे तो ऐसे यदि 3-4 अल्कोहल दिए हुए रहे, पूछा जाएगा कि वाटर में सबसे अधिक सॉल्युबल कौन है, तो आप इस पर फोकस करोगे कि अल्काइल ग्रुप का साइज जितना छोटा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा। अब यदि आइसोमेरिक अल्कोहल्स हों, तो आइसोमेरिक अल्कोहल में क्या होता है
कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा अल्कोहल में वह उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। जैसे मान लो कि आप ब्यूटाइल अल्कोहल लो, और ब्यूटाइल अल्कोहल में तो कई प्रकार के ब्यूटाइल अल्कोहल हुए। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और एक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जो हम लोग लिखे कि सॉल्युबिलिटी ब्रांचिंग का प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा ब्रांच्ड है, तो इसका सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे अधिक होगा। तो आइसोमेरिक अल्कोहल्स में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ने से जितना ज़्यादा ब्रांच हो सॉल्युबिलिटी उसका उतना ही अधिक होगा वाटर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखेंगे इसको हम लोग। अब दो प्रकार का वेरिएशन तो हम लोग देख लिए, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगा और दूसरा ब्रांच बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब हम लोग चले बॉइलिंग पॉइंट की ओर। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन जो है क्या होगा या कैसे होगा, एक बार हम लोग उसको ज़रा देख लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जनरली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूलर मास पे और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास and directly proportional to intermolecular attraction। तो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, पोलर, और दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो या तो डायपोल डायपोल होता है, और यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन हाँ उतना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो आप इसको डायपोल डायपोल इंटरैक्शन बोलो, ज़्यादा बेहतर है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन का स्पेशल केस है, ऐसा। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होते हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। तो चूंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इनका तो हाइयर होगा। अब हाइयर होगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि किन से हाइयर होगा। तो एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, कोई अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, या फिर हैलोजन कंपाउंड हो, या फिर अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कोई ईथर हो। जैसे आप बात करो इथेनॉल की और एक डाइमिथाइल ईथर की, ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं C2H6O। दोनों का मोलर मास सेम होना है 46 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास दोनों का सेम है तो अब बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम बोले कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे भी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे भी। तो मोलर मास तो दोनों का सेम हुआ क्योंकि दोनों आइसोमर्स हैं, लेकिन यदि आप जाओगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे तो वहाँ बड़ा अंतर हो जाता है। ईथर के मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट नॉन पोलर हैं, नॉट कम्प्लीटली नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, जबकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल पोलर हैं और पोलर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल हैं या डायपोल डायपोल बॉन्ड बनाने के कैपेबल हैं। जबकि ईथर के मॉलिक्यूल आइदर डिस्पर्सन फोर्स से होंगे चाहे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स से होंगे।
मतलब ईथर के दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है वह कमज़ोर होता है किसके तुलना में, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है उसके तुलना में। मतलब यूँ इसको हम लोग ऐसे बोलें कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रखते हैं इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ ईथर, इसलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह ईथर से ज़्यादा होगा। सिंपल से यही एक बात बोलना है कि यदि आइसोमेरिक अल्कोहल और ईथर हों तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन वीक है जो कि एक नॉर्मल वैन डर वाल्स फोर्स है। तो इन सबों के तुलना में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है और उसका रीज़न हम लोग साफ देखें, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब यदि अल्कोहल में ही अलग अलग मेंबर्स की बात करें, हम लोग अल्कोहल में ही अलग अलग मेंबर्स की बात करें तो सबसे पहले कि मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मिथेनॉल से ज़्यादा होगा इथेनॉल का, इथेनॉल से ज़्यादा प्रोपेनॉल का, ऐसे करके। लेकिन यदि आइसोमेरिक अल्कोहल हो, आइसोमेरिक अल्कोहल्स हो, वैसे ही एन ब्यूटाइल अल्कोहल लो, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लो, या इसको यहाँ से आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, फिर आप सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लो और एक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे। तो यदि आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं तो आइसोमेरिक अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट कैसे वैरी करेगा, तो आइसोमेरिक अल्कोहल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ब्रांच जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स इंटरैक्शन, कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो ब्रांचिंग बढ़ रहा है, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, और जब सरफेस एरिया घटेगा तो जो वैन डर वाल्स इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स, या वैन डर वाल्स के जगह आप कोई नॉर्मल जो भी अट्रैक्टिव फोर्स हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स या जो भी अट्रैक्टिव फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज, तो इस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। आप देखोगे तो लग रहा होगा कि लेफ़्ट टू राइट ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो ठीक है, क्लियर पता चल रहा है। ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया घटेगा कैसे, ये तो देखने से लग रहा है कि इसी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा जगह घेर रहा है, कम घेर रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, लेकिन इसमें सारे कार्बन लीनियर चेन में हैं, तो लीनियर चेन मतलब ऐसे एक के बाद एक सभी जुड़ते गए हैं, और ब्रांचिंग कहने का मतलब हुआ कि यही चीज़ अब आ गया ऐसे। तो शुरू में जब यह लीनियर चेन में था तो सरफेस एरिया इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ ऐसे, लेकिन जब ये ऐसे जुड़ गया तो आप सरफेस एरिया पूरा नहीं लोगे, तब सरफेस एरिया या तो आप ऐसे लोगे या तो ऐसे लोगे, बाकी एक ब्रांच हो जाएगा, तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो भी घटता है। एक मान लो सरफेस एरिया इतना है, ऐसे आप मॉलिक्यूल को जोड़ो तो देखो ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उस सरफेस एरिया को आप ऐसे कर दो और ऐसे जोड़ो, देख रहे हो कम हो रहा है। तो कम सरफेस एरिया तो कम अट्रैक्शन, ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा अट्रैक्शन। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया घटता है, सरफेस एरिया घटने से जो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो घटता है, और उसके बाद फाइनली बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो यदि बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशन को यहाँ हम लोग देखें तो इस एन ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, इससे कम आइसोब्यूटाइल, उससे कम सेकेंडरी ब्यूटाइल और सबसे कम टर्शियरी ब्यूटाइल। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा 2 डिग्री का, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा 3 डिग्री अल्कोहल का यदि आइसोमेरिक अल्कोहल है तो। और यही हम लोग देख रहे थे सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में केस उल्टा था, सॉल्युबिलिटी में 3 डिग्री जो है मोस्ट सॉल्युबल हो रहा था और 1 डिग्री लिस्ट सॉल्युबल, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में केस जो है उलट जाता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, याद रखोगे इसको, सॉल्युबिलिटी और जो बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन है अल्कोहल के लिए। एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से जनरली पूछा जाता है।
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात कि मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। केवल अल्कोहल की बात करें तो यदि अल्कोहल का आइसोमर है या अल्कोहल के कंपेरेबल मास का कोई और सब्सटेंस है तो उस केस में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। रीज़न है कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का। आइसोमेरिक अल्कोहल हो तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। और सॉल्युबिलिटी में क्या था कि सॉल्युबिलिटी में तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट रहा था और ब्रांचिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा था। तो इतना सा बात हम लोग याद रखेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही। केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर आए हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस। अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस क्यों होंगे, सबसे पहला बात यही है। तो देखो, अल्कोहल को जनरली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसे। इसमें जो है दो प्रकार का बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड है और दूसरा यहाँ CO बॉन्ड है। एंड बोथ बॉन्ड्स आर पोलर। और बॉन्ड यदि पोलर होना तो उसका क्लीवेज आसान हो जाता है, वैसे बॉन्ड आसानी से ब्रेक करते हैं, टूटते हैं। तो पोलर बॉन्ड है तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन के पीछे वही कारण है कि बॉन्ड उसका क्या है, पोलर। पोलर होने का मतलब आसानी से टूटेगा, पोलर सॉल्वेंट में आसानी से वह डिजॉल्व करेगा। तो पोलर बॉन्ड हुआ, उस हिसाब से मॉलिक्यूल भी पोलर हुआ। और यदि हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो अलग अलग केस में अल्कोहल का रिएक्टिविटी अलग होता है। तो जैसे मान लो कि अल्कोहल को आप ऐसे रिप्रेजेंट किए तो यह जो पार्ट है कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट या जनरल अल्कोहल है तो ऑब्वियसली यह अल्काइल ग्रुप होने वाला है। और यह जो पार्ट है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अल्कोहल्स के रिएक्शन को जो है ना 3 कैटेगरी में रखा गया है मेनली। पहला कैटेगरी जो है उसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक करता है। दूसरा कैटेगरी में अल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक करेगा। और जो थर्ड कैटेगरी होता है उस कैटेगरी में अल्काइल और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। अल्काइल और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। तो अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन को ये 3 पार्ट में रखा गया है। अल्कोहल्स जिसमें उनका OH बॉन्ड ब्रेक करेगा रिएक्शन के दरमियान, कुछ रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करेगा और कुछ वैसे भी रिएक्शंस है जिसमें यह और यह माने अल्काइल और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक एक करके हर कैटेगरी के रिएक्शन को हम लोग देखते हैं और हर कैटेगरी में उसका रिएक्टिविटी भी देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले reactions involving the cleavage of OH बॉन्ड। अल्कोहल के वैसे रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, इसमें से सबसे पहला आता है रिएक्शन विथ मेटल्स, जो कि अल्कोहल के एसिडिक नेचर को बताएगा। ऐसा तो अल्कोहल जो है सारे मेटल्स से तो नहीं लेकिन जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उन एक्टिव मेटल्स से रिएक्शन करके जो है मेटल अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सपोज कि आप अल्कोहल लिए जिसमें OH का बॉन्ड पोलर है, वो पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के चलते। और यदि इसका रिएक्शन आप कोई एक्टिव मेटल से करवा रहे हैं, सपोज ग्रुप 1 का मेटल है कोई अल्कली मेटल, तो इसका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल पोलर होने के चलते फर्स्टली इसका आयोनाइजेशन होगा और ये आयोनाइजेशन होगा तो अल्कोक्साइड बनेगा और ये प्रोटॉन H+।
और H+ रिलीजिंग टेंडेंसी के चलते अल्कोहल काम करेगा एसिड का। अब यह जो H+ है, इस H+ को यह मेटल ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बदल जाएगा H में और साथ ही मेटल बदल गया मेटल केटायन में। अब ऐसे ही H के यदि 2 एटम्स हैं तो वे कंबाइन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यह जो मेटल केटायन है वो अल्कोक्साइड से कंबाइन करके मेटल अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब आप अल्कोहल का रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल से करवाओगे, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मेटल अल्कोक्साइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और यदि कोई सब्सटेंस एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे तो इसका मतलब वह सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। तो एग्जांपल के लिए जैसे आप मिथेनॉल लो और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाओ, तो यह सोडियम मिथॉक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से आप यदि इथेनॉल लेते हो और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा दो, तो यह मैग्नीशियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी इवॉल्व होगा। ये सभी गैसियस प्रोडक्ट हैं। और उसी प्रकार से आप मान लो कोई 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवा दो, तो इस बार एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बन जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिए हो तो ऐसा प्लस 3/2H2 एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ। तो ये जो सारे रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं जिसमें कोई एक्टिव मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्शन किया, मेटल अल्कोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, तो यह हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना अल्कोहल के एसिडिक नेचर को कन्फर्म करता है। मेटल का जो वैलेंसी होगा उसी हिसाब से अल्कोहल का इक्विवेलेंट यहाँ रहेगा। मोनोवैलेंट मेटल है तो एक इक्विवेलेंट लेंगे अल्कोहल का, डाईवैलेंट मेटल है तो 2 इक्विवेलेंट लेंगे, ट्राईवैलेंट मेटल है तो 3 इक्विवेलेंट अल्कोहल का लेंगे। उस हिसाब से, क्योंकि अल्कोहल जो अल्कोक्साइड बनाएगा वो मोनोवैलेंट है, तो यदि केटायन ट्राईवैलेंट है और एनायन मोनोवैलेंट है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसका 3 लेना होगा तब ना। एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस, तो 3 माइनस करने के लिए यहाँ होल 3 करना होगा ऐसे। तो ये सारे रिएक्शंस अल्कोहल के एसिडिक नेचर को कन्फर्म करते हैं। लेकिन बताया कि अल्कोहल एसिडिक है लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं होने वाला है। अब यदि हम लोग बात करें अल्कोहल में एसिडिक नेचर के वेरिएशन की, तो इसका एसिडिक नेचर कैसे वेरी करेगा, तो देखो फर्स्टली जो हम बताए कि यह अल्कोहल एसिड का काम क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, तो यह ऑक्सीजन क्या कर रहा था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, इसलिए हाइड्रोजन पे यहाँ प्लस, इस पर माइनस, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते ही रहेगा तो यहाँ से बाहर होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यह तब होगा जब इसका H+ आयन जल्दी बाहर हो। अब जितना आसानी से या जितना जल्दी H+ आयन निकलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और H+ आयन जल्दी कब निकलेगा, जब ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विथड्रॉ करेगा। अब मान लो कि यह जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मिलने लगे, तो जब इसको इस तरफ से ही इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा तो वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, उतना नहीं करेगा जितना कर रहा था, क्योंकि इसको अब इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गया है तो इसके इलेक्ट्रॉन को उतना विड्रॉ नहीं करेगा। तो ये अल्काइल ग्रुप जितना कम इलेक्ट्रॉन दे ऑक्सीजन के तरफ, ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन उतना ही आसानी से बाहर होगा इन द फॉर्म ऑफ H+, और वह उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जो हम लोग अलग अलग प्रकार के अल्कोहल पढ़े हैं कि जैसे आप 0 डिग्री अल्कोहल मिथेनॉल के बारे में पढ़े, उसके बाद आप 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में पढ़े ऐसा, उसके बाद आप 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में पढ़े 2 डिग्री अल्कोहल, और वैसा ही एक टर्शियरी अल्कोहल होता है 3 डिग्री अल्कोहल होता है ऐसा। अब सब में देखोगे तो OH बॉन्ड है, सब में ऑक्सीजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अंतर क्या है कि ऑक्सीजन के बगल में यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ कोई प्राइमरी अल्काइल ग्रुप आया, यहाँ सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है।
तो ई जो देख रहे हैं कार्बन जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के अगल बगल जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा वह उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, क्योंकि यह जो अल्काइल ग्रुप है हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यह टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये क्या करेगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, ऐसा। और जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसको इधर से मिलेगा तो जाहिर सी बात है मिनिमम इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन का खींचेगा। यहाँ 2 डिग्री अल्काइल है तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसके तुलना में कम, ऐसे 2 एरो दिखा रहे हैं। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा तो इस तरफ से ज़्यादा खींचेगा, ऐसा। और वैसे ही यहाँ प्राइमरी है तो यहाँ और कम देगा, 1 एरो से दिखा रहे हैं, तो फिर इधर से और ज़्यादा खींचेगा। और यहाँ तो यह 0 डिग्री है मिथाइल, जो कि वीकेस्ट प्लस आई इफेक्ट रखता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस केस में इधर से इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिलेगा, ऐसे डॉटेड से दिखा रहे हैं। तो इधर से कम मिलेगा तो अब इधर ही से ना खींचेगा, ऐसे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो मिथाइल अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम विड्रॉ कर रहा है, तो इसका हाइड्रोजन जो है सबसे पहले H+ के रूप में बाहर होगा और यह स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो मिथेनॉल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कमज़ोर एसिड होता है टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, अल्कोहल्स दिए रहेंगे, पूछा जाएगा उसके एसिडिक नेचर के बारे में, तो याद रखिएगा मिथेनॉल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और जैसे जैसे अल्कोहल का डिग्री बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, घटते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। अब अल्कोहल है H+ दिया, एसिड का काम किया, और H+ देने के बाद यह बदल गया अल्कोक्साइड में। अब यदि हम लोग अल्कोक्साइड के नेचर को देखें तो क्या, हम लोग यदि अल्कोक्साइड के नेचर को देखें तब क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अल्कोक्साइड का नेचर से क्या कंक्लूजन निकलता है। यह अल्कोहल है, आयोनाइज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये अल्कोक्साइड आयन बनेगा और H+। ये एसिड है, और जब कोई एसिड H+ रिलीज करता है तो जो एनायन बनता है, यहाँ ये अल्कोक्साइड आयन बन रहा है, तो यह एनायन काम करता है कंजुगेट बेस का। एसिड जब H+ रिलीज करेगा तो उसका कंजुगेट बेस बनता है, मतलब ये H+ रिलीज किया, अब जो अल्कोक्साइड आयन बना वो H+ क्या करेगा, गेन करेगा। तो H+ आयन डोनर एसिड कहलाता है, H+ आयन एक्सेप्टर बेस कहलाता है, लेकिन ओरिजिनली यह बेस नहीं है, एसिड के प्रोटॉन रिलीज करने से बना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड, ऐसा। तो इसके एसिडिक नेचर को तो हम लोग देखें कि 0 डिग्री से सबसे ज़्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कमज़ोर एसिड होता है 3 डिग्री। What about this alkoxide ion? If we compare the basic strength of alkoxide ions, so what will be the variation? क्या होना चाहिए? तो यह बेस का काम कर रहा है किस लिए, क्योंकि O पे माइनस है, और माइनस है तो यही माइनस से क्या करेगा, H+ को लेगा। तो अब ये जितना जल्दी H+ को लेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है, और जल्दी H+ को कब लेगा, जब इस पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। तो अब यदि इसको ऐसे आप कंपेयर करोगे कि एक बार आप मिथॉक्साइड आयन लो, फिर कोई 1 डिग्री का लो, उसके बाद कोई 2 डिग्री का लो, और एक लास्ट में 3 डिग्री अल्कोक्साइड आयन लो, ऐसे। तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा या उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है। और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कब होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, मतलब इसको अधिक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन देता है, उससे ज़्यादा देगा 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। तो यह 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम होगा और इसका H+ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी मैक्सिमम होगा, दैट्स वाई इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में 1 डिग्री या 0 डिग्री ज़्यादा, उससे कम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यह ऑर्डर उलट जाएगा, यह ऑर्डर उलट जाएगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, या एक वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो यदि मिथेनॉल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो मिथॉक्साइड आयन विल बी द वीकेस्ट बेस,
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यदि वीकेस्ट एसिड है तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस हमेशा वीक होता है, या फिर एक वीक एसिड का कंजुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। यह प्रिंसिपल ही है कंजुगेट एसिड बेस पे। तो यह था इसका वेरिएशन। तो यहाँ से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, समझोगे अच्छे से। एसिडिक नेचर को ही कंफर्म करने के लिए और भी रिएक्शंस हैं अल्कोहल के जो एसिडिक नेचर को कंफर्म करते हैं। जैसे यदि आप रिएक्शन मेटल हाइड्राइड या अमाइड से करवाओगे, मेटल हाइड्राइड एंड मेटल अमाइड, तो मेटल हाइड्राइड जैसे मान लो कि आप कोई अल्कोहल लिए, ये प्लस माइनस, और इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से करवाए, तो यहाँ सोडियम हाइड्राइड ये जो H माइनस है ना, ये काम करेगा इस बार बेस का, और ये H माइनस H प्लस को लेगा, तो ये फिर से अल्कोक्साइड बनेगा और H2 रिलीज होगा। तो डायरेक्ट मेटल से करवाए, हाइड्रोजन निकला अल्कोक्साइड बन करके, मेटल हाइड्राइड से करवाए, हाइड्रोजन निकला अल्कोक्साइड बना। उसी प्रकार से आप मेटल अमाइड से यदि रिएक्शन करवाओगे, जैसे आप सोडामाइड से रिएक्शन करवाए, हम लोग जान रहे हैं कि सोडामाइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यह NH2 माइनस क्या करेगा, फिर से H प्लस को ले लेगा, तो यहाँ फिर से वही चीज़ होने वाला है, लेकिन इस बार साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन नहीं बल्कि अमोनिया होने वाला है, ऐसा। और उसी प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो अल्कोहल के बेसिक नेचर को बतलाता है, और वह है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करके अल्कोहल जो है एसिडिक नेचर को कंफर्म करता है। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल लिया आपने, प्लस माइनस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे आप, प्लस माइनस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम बताए कि यह न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, बेस का भी। न्यूक्लियोफाइल का काम तब करेगा जब इसको कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिले, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं मिल रहा है तो बेस का काम करेगा और ये अटैक करेगा H प्लस पे। तो अल्कोहल में कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, हाँ प्रोटोन है माने हाइड्रोजन जिस पर प्लस चार्ज है, तो अभी क्या करेगा कि अपने इस माइनस से इस H प्लस को ले लेगा और यहाँ से बाहर, मतलब ये ऐसा बाहर हो जाना है, तो ये हो जाएगा RO माइनस MgX प्लस या R डैश और RH जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, एग्जाम में पूछता है रिएक्शन। तो जब आप अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाओगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, और हाइड्रोकार्बन किससे बनेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो अल्काइल या एराइल का पार्ट होगा उससे। जैसे मान लो कि आप रिएक्शन करवाते हो मिथेनॉल का, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ऐसा, तो ये प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस, देखो ऐसे इतना ही बाहर हो जाएगा, ये माइनस वाला H को ले लेगा, तो इस बार ये H ले रहा है इसलिए बेस, ये H दे रहा है H प्लस इसलिए एसिड, H प्लस आयन एक्सेप्टर बेस, H प्लस आयन डोनर एसिड। तो ये फिनाइल रिंग में जब H जुड़ जाएगा तो ये बेंजीन बन गया, बेंजीन बन गया, और साथ ही साथ MgOCH3Br, दिस इज मैग्नीशियम मिथॉक्सी ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। तो ये जो 4 रिएक्शंस हम लोग पढ़े, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विथ मेटल अमाइड और लास्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये चारों रिएक्शंस अल्कोहल के एसिडिक नेचर को बतलाते हैं, जिसमें अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन, वह निकलता है वहाँ से। तो ऐसे अब और भी रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग आगे का लेक्चर में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।